बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स फुटबोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। क्या करने जा रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन करने जा रहे हैं। पार्ट वन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी बुक में 4 हिस्सों में डिवाइड है। 2 हिस्से इस पार्ट में कर लेते हैं, कोशिश करेंगे कि बाकी के 2 हिस्से अगले पार्ट में कर लें। एक क्या है, कंबस्शन। और जब भी कंबस्शन होती है तो कार्बन जो है इसका यूज़ ज़्यादातर होता है कंबस्शन प्रोसेस में। वजह क्या है? क्योंकि कार्बन का यूज़ जो है वो फ्यूल की हैसियत से बहुत ज़्यादा होता है। और किस फॉर्म में? मिक्सचर की फॉर्म में। मिक्सचर की फॉर्म में ये जो आप सुनते हैं ना, कोयला 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 है, कॉक है और चारकोल है, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो आप सुनते रहते हैं, ये सारी तफसीलात बहरहाल हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब को दुनिया भर में जो है वो बर्निंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन मिक्सचर्स के अंदर ही जो अभी आपने नाम सुने, कोल और कॉक और चारकोल, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, ये सारी ये इनमें से कुछ एलिमेंटल फॉर्म के कार्बन हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मिक्सचर फॉर्म में। किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ये फ्यूल के तौर पर। फ्यूल मतलब हर उस चीज़ को फ्यूल कहा जाता है जिसको आप बर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप हीट लेते हैं और उस हीट के उससे मुख्तलिफ फ़ायदे लेते हैं। जैसे कि फ्यूल में हमारे पास 3 बड़ी मेजर चीज़ हैं, पेट्रोल है, गैस है और कोयला है। ये 3 चीज़ें मेजर, और चौथी चीज़ वुड भी आ जाती है। बहरहाल तो कंबस्शन रिएक्शंस के अंदर और जितने भी ये जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं, इन सब के अंदर कार्बन मौजूद होता है। बहरहाल जो बच्चे शुरू से साथ चलते हुए आ रहे हैं, कार्बन सीरीज़ चल रही है पूरी की पूरी। अभी तो मैंने ये भी बताना भूल गया, ये कार्बन का पार्ट कौन सा है। बहरहाल ये पूरा सीरीज़ ही कार्बन की चल रही है, शुरू से चलते हुए आ रहे हैं, उनको तो समझ में आ रहा है ये क्या है। बहरहाल आपके पास ये जो नज़र आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन को आप आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इग्नाइट लिखा हुआ है, इग्नाइट। अब ज़रा बुनियादी चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बता दूं कि कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। वाह भाई, आप बोलेंगे ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत बात आपने बता दी सर, 2 सेकंड के अंदर यही केमिकल रिएक्शन है, तो मज़ा थोड़ी ना आएगा। इन डिटेल चलते हैं ना कि अंदर क्या हो रहा है। ये देखें, इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझें। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की, ये बनाने वाली है, राइट हैंड साइड बनने वाली है। अब राइट हैंड साइड पे जो चीज़ बनी है इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ये मिले हैं आपस में, तो जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन ये आए तो कहीं से होंगे ना, कहाँ से आए? लेफ्ट हैंड साइड पे देख लीजिए, यहाँ से ये आए हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, प्रैक्टिकली इसको फील करना है तो आप खुद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। बाज़ार से कोयला ले आइए, ठीक है। कोयले को आपने क्या किया, माचिस जलाई, आग लगा दी आपने। कोल को क्या किया आपने, आग लगा दी, इसको बर्न किया। अब ज़रा ये बर्निंग और कंबस्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए।
बर्निंग या कंबस्शन का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के बगैर हो नहीं सकता। तो ऑक्सीजन होगी तो कंबस्शन का प्रोसेस होगा, तो बर्निंग का प्रोसेस होगा। चलें ठीक है। मेरे इर्द गिर्द क्या एटमॉस्फेयर नहीं है? बिल्कुल है। एटमॉस्फेयर में क्या एयर नहीं है? बिल्कुल है। एयर में क्या ऑक्सीजन नहीं है? 21% है। बिल्कुल है। तो ऑक्सीजन तो हर जगह पे मौजूद है, लेफ्ट राइट। यहाँ पर इस पेपर के पास भी तो है ना। तो इस पेपर के पास अगर ऑक्सीजन है तो इस पेपर को आग क्यों नहीं लग जाती? सवाल ये पैदा होता है। भाई लग जानी चाहिए ना। इसका मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ तो मौजूद है पेपर के साथ, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही, वो इस पेपर के साथ मिल नहीं रही। इसको रिएक्ट करना कहते हैं, या आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि आग नहीं लग रही। अगर हम कहते हैं कि इस पेपर को आग नहीं लग रही, तो हम इनडायरेक्ट वे में क्या, एक आम इंसान तो ये बोलेगा इस पेपर को आग नहीं लग रही या इस पेपर को आग लग गई। लेकिन एक केमिस्ट जो है वो बोलेगा, आप इसको कहते हैं कि आग लग गई है, मैं इसको कहता हूँ कि इस पेपर ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन किया। अब सवाल ये पैदा होता है, केमिकल रिएक्शन ये ऑक्सीजन इस पेपर के साथ कब करेगी? ये करवाने के लिए, ये केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए इस पेपर को और इस हवा में मौजूद ऑक्सीजन को आपको एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? इस ऑक्सीजन जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, ऑक्सीजन और इस पेपर को रिएक्ट करवाने के लिए, ताकि कंबस्शन का प्रोसेस हो, इनको रिएक्ट करवाने के लिए आपको एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं सर, कौन सी दें? लाइट एनर्जी दें, साउंड एनर्जी दें, हीट एनर्जी दें, कौन सी दें? भाई आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हीट एनर्जी कहाँ से लेके आए सर? क्या बाज़ार से मिलती है? नहीं भाई, बाज़ार से हीट एनर्जी नहीं मिलती, बाज़ार से माचिस मिलती है। ले आइए। माचिस को जब आप जलाएंगे तो उससे जो शोला निकलेगा, फ्लेम, उससे जो फ्लेम शोला निकलेगा, इस फ्लेम या शोले में दो चीज़ें होंगी। एक तो लाइट होगी, लाइट का आपका कोई काम नहीं है, और दूसरी हीट होगी, जो कि सनलाइट में भी होती है। सनलाइट भी असल में दो एनर्जी का मजमुआ है ना। सनलाइट में लाइट भी है जिससे आप चीज़ों को देखते हैं, और सनलाइट में हीट भी है। बिल्कुल इसी तरह ये जो फ्लेम आपको नज़र आ रहा है, आपने माचिस की तीली जलाई है, इससे लाइट भी आपको मिल रही है और हीट भी आपको मिल रही है। लाइट का यहाँ कोई कमाल नहीं है, लाइट भी एनर्जी तो है, लेकिन इसका यूज़ नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये जो हीट निकल रही है इसको बोला जा रहा है एनर्जी। आप यहाँ पर मौजूद इसके साथ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको और इस पेपर को रिएक्ट करवाना है तो हीट चाहिए। वो जो आपने माचिस की तीली जलाई है और नज़दीक लेके आए हैं, तो अपने तसव्वुर में देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। माचिस की तीली जो नज़दीक लेके आ रहे हैं, असल में आप क्या कर रहे हैं? आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं। किसको? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, इस पेपर को। जैसे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और इस पेपर को वो मतलूबा, वो रिक्वायर्ड हीट जो है वो मिल जाती है, तो ये आपस में रिएक्शन शुरू कर देते हैं। और आपस में जैसे ही ये रिएक्शन शुरू करते हैं तो आप इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? आप कहते हैं आग लग गई। क्या कहते हैं? आग लग गई। समझ में आ रही है बात? तो इसको कहते हैं आग लग जाना। और कंबस्शन प्रोसेस का होना, समझ में आ रही है बात? बर्निंग का होना। तो ये बर्निंग का होना, कंबस्शन रिएक्शन का होना या आग लगना, असल में क्या है? हवा में मौजूद ऑक्सीजन और इस पेपर के दरमियान केमिकल रिएक्शन का होना है। और ये कब होगा? जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गई? पिक्चर क्लियर हो गई? तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो जो कोयला आप लेके आए हैं बाज़ार से, उसको आप कंबस्शन रिएक्शन करवाना चाहते हैं, उस कोयले को जलाना चाहते हैं, तो अपने तसव्वुर में ज़रा समझ लीजिएगा। आम इंसान तो बोलेगा भाई मैं कोयले को जला रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ ताकि कोयले से हीट मिले, उसके बाद मुझे बारबेक्यू बनाना है, फैमिली आई हुई है, दावत हुई हुई है, फ्रेंड्स एंड फैमिली पार्टी चल रही है, टिक्के कबाब वगैरह भूनने हैं इस कोयले को जला के। लेकिन एक केमिस्ट ऐसा नहीं बोलेगा। केमिस्ट बोलेगा कि भाई इस कोयले को नहीं, इसमें मौजूद, कोयले में मौजूद कार्बन को आप हवा में मौजूद एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ केमिकली रिएक्ट करवा रहे हैं, आप आग नहीं लगा रहे इसको। बहरहाल, तो जैसे ही ये हुआ, आपने जो हीट प्रोवाइड की, अंदर क्या हुआ इसको भी सुन लीजिए। अंदर क्या हुआ इसको भी सुन लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनी है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी है वो कैसे बनी? कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम्स। अब वो जो कोयले का पीस आप लेके आए हैं, ये कोयले का पीस है, इसमें कार्बन 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 के एटम है सारे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये चारकोल है, वुड नहीं है, कोयला नहीं है, ये चारकोल है। प्योरली जो है ये कार्बन के एटम ही हैं इसके अंदर, ये एलिमेंटल कार्बन है। आपने जब इसको आग लगाई तो आपने आग लगाने पे इसको हीट मिली, और ये हीट बैक वक्त इन कार्बन के एटम्स को भी मिली, ठीक है। और यही हीट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को भी मिली। ये जो कार्बन के एटम्स हैं इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जिसने इनको बांध के रखा हुआ है। आपने जो हीट प्रोवाइड की है उससे वो बॉन्ड हो गया वीक, कमज़ोर, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये कार्बन के एटम यहाँ से अलग होने लगे। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि हीट बैक वक्त इसको भी मिल रही है और इसको भी मिल रही है। और यहाँ पर भी इसके भी क्या होंगे? ऑक्सीजन के एटम अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, जहाँ आप इसको तीली लगा के माचिस दिखा रहे हैं, सॉरी माचिस दिखा के तीली लगा रहे हैं, तो एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो वो हीट जो है वो लाखों मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, और वही हीट बैक वक्त इस कार्बन के पीस को मिल रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है इनका, इन कार्बन के एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है। और एग्जैक्टली ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये भी टूट रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है, और ऑक्सीजन के एटम फ्री मिल रहे हैं आपको। हीट ने अपना काम कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। अब क्या होगा? अब ये एक कार्बन का एटम जो अलग हो चुका, दो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह दूसरा कार्बन का एटम जो है वो दो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिलेगा, तो एक और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर लाखों करोड़ों कार्बन के एटम अलग होंगे, यहाँ पर लाखों करोड़ों ऑक्सीजन के एटम अलग होंगे, और यहाँ पर लाखों करोड़ों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे। और हम जो देखेंगे कि हमारी जो आंख देखेगी वो क्या देखेगी? सिंपली ये देखेगी कि इस कार्बन को, इस लकड़ी के टुकड़े को, इस चारकोल को या इस वुड को या इस कोयले को आग लग गई है, बस हमें तो ये नज़र आएगा। लेकिन अंदर क्या हो रहा होगा? अंदर ही हो रहा होगा जो मैंने आपको अभी बता दिया। समझ में आ गई बात? तो ये इग्नाइट का मतलब आग लगाना ही होता है। ठीक हो गई बात? अब हमें ये बात समझ में आई कि वो मतलूबा हीट जो है, वो मतलूबा एनर्जी हमें देनी पड़ती है चीज़ों को रिएक्ट करवाने के लिए। चीज़ों को रिएक्ट करवाने के लिए वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ती है। चले मैं आपको उस एनर्जी का नाम भी बता देता हूँ। उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी, उसका नाम भी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, आगे मैं जब ये केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ाऊँगा ना, तो इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। मज़ा आया ना सुन के? उसमें बहुत कुछ है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको जब ये केमिकल एनर्जेटिक्स जो है वो मैं पढ़ाऊंगा। वो सारा इसी के ऊपर है। अच्छा, ये हो गया। अब एक और नुक्ता नज़र से भी इसको ज़रा देख लीजिए। कार्बन जो है, इसका आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पर मैं न्यूक्लियस को अभी नहीं बना रहा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमारा भी मतलब नहीं है, तो सिर्फ मैंने डायरेक्टली 2 शेल्स बना दिए, समझ जाइएगा। तो ये जो वैलेंस शेल है सेकंड वाला है, और सेकंड वाले की रिक्वायरमेंट 8 इलेक्ट्रॉन होती है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। या तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दे ताकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसको शेयर करवा दे।
ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, ये जो, अब इसको देख लेते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में ये 8 आ गए, सॉरी 6 आ गए, टोटल 8 है। पहले में 2, दूसरे में 6। कितने की नीड है इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। इसी तरह क्योंकि O2 2 ऑक्सीजन के एटम है तो इसको भी देख लेते हैं। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी मैंने बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जब आपस में मिलेंगे तो कार्बन जो है वो जाके 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलेगा और क्या बनेगा? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको अलग कर लें आप ज़रा, कार्बन को, और ये ऑक्सीजन के दोनों एटम्स को पहले अलग कर लें और इनको ड्रॉ कर लें या तसल्ली से देख लें। 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें वैलेंस शेल को देखना है, इस वाले को नहीं, पीछे वाले को, ठीक है? यहाँ भी इस वाले को नहीं देखेंगे, वैलेंस शेल, लास्ट शेल जो है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ध्यान लगाइएगा, विदाउट पेयर अकेला इलेक्ट्रॉन ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है? निकल के नहीं आएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ये याद रहे। ऑक्सीजन का एटम पास आ रहा है, इस तरह पास आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ लग जाए, ठीक है? इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ लग जाएगा। ये मैं लगा भी देता हूँ साथ, इसको कलर कर देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। ये जितनी डिटेल्स मैं इसके अंदर बता रहा हूँ ना, अगली वीडियोस में नहीं बताऊँगा, इसलिए ज़रा तसल्ली से सुन लें। तो ये जो सर्किल वाले, ये जो डार्क कुएं में, समझ जाइए ये इसके इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पर ये जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है ये भी पास आएगा और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। दोबारा रिपीट कर दूंगा, ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए, लेकिन इसका मतलब ट्रांसफ़र नहीं है। आयोनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो इसलिए ये दोनों एटम इसके लेफ़्ट राइट आके लग जाएंगे, ऑक्सीजन के दोनों एटम। या कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ आके लग जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन का एटम यहाँ आके लग जाएगा। मैं आपको इसको बना के भी दिखा देता हूँ। ये जो 4 थे पहले, ये कार्बन का एटम बना रहा हूँ। पहले मैंने 4 इलेक्ट्रॉन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बनाए थे, अब नहीं बना रहा, अब मैं इसके साथ ऐसे रख रहा हूँ। इसमें से ये वाले जो हैं एक और ये समझ जाइए जिसके अंदर कलर हो रहा है, ये किसके हैं? ऑक्सीजन के। ये ऑक्सीजन में साथ लगा रहा हूँ ऐसे, ये ऑक्सीजन इसके साथ आके लग गया ऐसे, और बाकी टॉप बॉटम पे 2 पेयर थे ऑक्सीजन के, यहाँ भी टॉप बॉटम पे 2 पेयर थे ऑक्सीजन के, वो मैंने साइड में थोड़ा करके बना दिए यहाँ भी, और यहाँ भी मैंने इसके लॉन पेयर जो है वो इस तरह से साइड में करके बना दिए। तो ये बन गया CO2। ये पहला बीच वाला किसका हो गया? कार्बन का। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है क्योंकि इसने भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं शेयरिंग के लिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो शामिल थे। अगला केमिकल रिएक्शन देख लीजिए आप। अगला केमिकल रिएक्शन इसी बुक में क्या है? कार्बन जो है वो, यहाँ तो आपने खुली ऑक्सीजन दी थी, यानी कि खुली एयर दी थी, लेकिन अगर आप जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मतलब कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाएं तो बहुत थोड़ी जो है वो आप वो प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करें? ऑक्सीजन, हवा की बड़ी महदूद क्वांटिटी, लिमिटेड सप्लाई। तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो गैस बनेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बनेगी इसके अंदर जो है हमारे पास वो
कौन सा जो है वो बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर। हाँ एग्जैक्टली यही है, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर। हाँ ये बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा मुश्किल है समझना, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हेल्प करना, या उर्दू में इसको कहते हैं ताउन करना, किसी के साथ ताउन करना, किसी को हेल्प आउट करना, हेल्प करना। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर कोई आपको हेल्प कर रहा है। याद रहे कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जब शेयरिंग करते हैं आपस में तो वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल का मतलब खालिस उर्दू में होता है बाहमी। बाहमी का आसान सा मतलब है जिसमें दोनों को ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो हमारे पास बनी है इसमें क्या पोजीशन है, इसमें ऑक्सीजन को भी नीड है और कार्बन को भी नीड है, दोनों को। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना है सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें वन साइडेड शेयरिंग भी होगी। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, इसको मिटा दूँ तो कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन का एटम बना लेते हैं पहले, ये कार्बन का एटम हो गया, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आगे आते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ आया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ आया, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये एक एक आगे आया है, एक एक आगे आया है, तो इस हिसाब से तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O। अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन आपको कार्बन के नज़र आ रहे हैं तो इनका तो मसला हल नहीं होगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब तो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन आगे आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे भेज रहा है, कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे भेज रहा है, तो बाकी भाई ये जो अनपेयर्ड पड़े हैं ये कैसे पेयर होंगे, समझ आ रही है बात। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड से तो मसला हल नहीं होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से मसला हल होगा। लेकिन ये तीसरा जो पेयर बनेगा, तीसरा जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बनेगा, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बनेगा, सॉरी, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये तीसरा वाला जिसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग की वीकनेस है ना बहुत ज़्यादा, तो आप ये वीडियो बंद करके जो ना पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है केमिकल बॉन्डिंग की, सारी टाइप्स डिस्कस की हैं, सारी की सारी, उसके ऊपर ग्रिप करें, नहीं तो आप बड़े परेशान होने वाले हैं इसमें। आगे चल के केमिस्ट्री की दुनिया में गुम हो जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर ग्रिप नहीं है अगर आपकी, तो समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये पेयर अप हो जाए। अब यहाँ पर क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ आके उन्होंने पेयरिंग कर ली। अब ये बेचारे 2 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के रह गए, इनका क्या होगा, इसके लिए ये जो अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो क्या है, ये लोन पेयर कहलाता है, लोन पेयर, ये पूरा का पूरा लोन पेयर आगे दे देगा, बोलेगा ले लो भाई, ज़रूरत है ना, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए। मकसद तो क्या है, अलग इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होंगे, ये बात जहन में रखिए आप। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है तो वो पेयर में होना चाहते हैं। ये सारा गेम जो चल रहा है वो इसीलिए तो चल रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर बना सकें अपने। अब यहाँ पर ये तो पेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़रा समझिएगा, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ पेयरिंग कर ली, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इन दोनों को का तो मसला हल हो गया कि ये भी पेयर हो गए और ये भी पेयर हो गए। ये 2 तो ऑलरेडी पेयर में हैं, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ऑक्सीजन का, तो इनको तो नीड ही नहीं है।
इन दोनों को नीड थी पेयर होने की, इन दोनों को नीड थी पेयर होने की, इनकी नीड भी पूरी हो गई, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये दो बेचारे अलग अलग रह गए हैं, इनका भी तो मसला हल होगा ना। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयरिंग के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयरिंग के लिए। यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये आगे आएगा, और इस लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके पास आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसके पास आ जाएगा। इनको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से ये जो हैं ये भी क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। इस तरह से कार्बन का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर दो कोवलेंट बॉन्ड होंगे और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकते हैं, इसी किस्म के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एंट्री टेस्ट में भी नॉर्मल आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैंने कंबस्शन रिएक्शन बताया था उसमें हीट भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होती है। यहाँ पर तकरीबन डेल्टा एच लिखा हुआ था, पहले वो बता दूँ साथ साथ ये बताऊँ, इसको कंप्लीट करूँ। उसमें एक चीज़ भूल गया भाई, इसको यहीं रोक दूँ, वो बता दूँ। डेल्टा एच लिखा हुआ उसके अंदर, इसके साथ लिखा हुआ है -394 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब क्या है, माइनस का डेल्टा एच का मतलब है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। अभी सिर्फ इसी को समझ लीजिए। वैसे इसको एंथैल्पी कहते हैं, ये आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो समझ में आएगा। ये एंथैल्पी कहलाता है, या चेंज इन हीट एनर्जी, या सिंपली हीट एनर्जी, या सिंपली वो हीट जो रिलीज़ हो रही है। कार्बन जलता है, कोयला जलता है तो हीट निकलती है ना, गर्मी निकलती है। उसी हीट को यूज़ करते हैं आप खाने पकाने में। तो इस किस्म का केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकले, हीट रिलीज़ हो, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है, और माइनस के साइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कितनी हीट रिलीज़ होगी, 394 किलो जूल्स की हीट जो है वो रिलीज़ होगी। कितने अमाउंट पर, जब आप कार्बन का पर मोल मतलब 1 मोल बर्न करेंगे, किसका, कार्बन का। और कार्बन का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, प्रैक्टिकली देखें तो भाई कितना कोयला जलाना है। मैं अगर आपको कहता हूँ कि भाई 1 मोल कार्बन बर्न करना है आपने, उससे इतनी हीट रिलीज़ होगी, तो आप कहेंगे यार समझ में नहीं आ रही, आसान लफ्ज़ों में बात बताओ, कितना 1 मोल समझ नहीं आ रहा। आप बोलेंगे 12 ग्राम भाई, 12 ग्राम, आसान सा बात है 12 ग्राम। क्यों, क्योंकि कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर है। 12 ग्राम कार्बन थोड़ा सा ही होता है, वो अगर आप बर्न करेंगे तो इतनी हीट आपको मिलेगी, 394 किलो जूल्स आपको हीट मिलेगी पर मोल, 1 मोल पे। आप चाहें तो मोल की तादाद बढ़ा दीजिए, 2 मोल कर लें, 4 मोल कर लें। इस तरह से कार्बन जो है वो 12 ग्राम से 24 ग्राम हो जाएगा, 24 से जो है वो कितना हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा। 48 ग्राम के अंदर 4 मोल बन जाएंगे, और 96 ग्राम पे 8 मोल जो है वो कार्बन के बन जाएंगे। इसकी मिकदार बढ़ती रहेगी फिर आगे, किलो जूल्स पर मोल ये मिकदार बढ़ती रहेगी आगे। बहरहाल बहुत डिटेल्ड बात हो गई है, अब इसको देख लीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बन जाएगी। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर ये बात रखिएगा याद, मैं तो सोच रहा था कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी करवाऊँगा, लेकिन इसी के अंदर काम तमाम हो गया, इतना टाइम लग गया। ठीक है ना, पार्ट 1 के अंदर ही, पार्ट 2 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन गई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।